जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम फिर अपने एक शुरुआत करते हैं नए क्लास की। तो पिछली क्लास में हमने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट फर्स्ट को देखा था। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमने पहले क्लास में अपने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे उसके आगे से क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्लेलिस्ट आपको तैयार हो गई है और फिजिक्स की प्लेलिस्ट एकदम बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्लास में अब जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट को देखते रहें। और हिंदी की क्लासेस संडे संडे को कराई जा रही हैं। तो मंडे टू सैटरडे आपकी कंटिन्यू क्लासें 8 PM से हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है, और एग्ज़ाम आप लोगों का ग्रुप डी NTPC का जो है नज़दीक आ रहा है। और इन सब में क्वेश्चन बायोलॉजी साइंस से ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को अपने हाथों से न जाने दें और अब की बार एग्ज़ाम को आप लोग ज़रूर फोड़ दें। तो ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि 26 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होता है। तो किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन की अपेक्षा, तो क्लोरीन का होता है 17। तो 17 से किस यानी कि तत्व का जो है परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, सल्फर का होता है 16 और एल्युमिनियम का होता है 13, फास्फोरस का होता है 15। ठीक है, तो इस तरह आपका पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयरन की अपेक्षा अधिक है। तो आयरन की अपेक्षा किसका अधिक है, कोबाल्ट का अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी 2-3 बताया था। तो चलिए देखते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि जेड दिया गया है, कितना दिया गया है 17। जेड, एक मिनट, जेड दिया गया है 17 के। ठीक है, और उसके बाद जेड दिया गया है 17 के और द्रव्यमान संख्या यानी कि ए दिया गया है 36 के। ठीक है, तो मैंने आपको जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था ए बराबर P प्लस एन बराबर जेड प्लस एन के। ठीक है, तो ए बराबर P प्लस एन यानी कि ए परमाणु द्रव्यमान हो गया, P प्रोटॉनों की संख्या हो गया, एन न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया, जेड परमाणु क्रमांक हो गया और एन न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को एक मैंने और पिछली क्लास में बताया था, जितने लोग भी अभी आज जोड़ रहे हैं क्लास में तो वो पिछली क्लास को जा करके देख लेंगे, उनको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना यानी कि परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियर में होता है। ठीक है, एक तत्व में होता है। तो इस तरह जेड बराबर पी के होता है। ठीक है, तो जेड दिया गया 17 के, तो प्रोटॉन भी हमारा कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी हो जाएंगे 17। ठीक है, तो प्रोटॉन भी हमारे कितना हो जाएंगे 17। तो चलिए इसी फार्मूला पे हम रखते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉन की संख्या दिया गया 17, तो 17 हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, और पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे 36 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा 19, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, परमाणु क्रमांक 8 है, 2 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान होगा। देखिए O2, सबसे पहले O2 का परमाणु द्रव्यमान जो दिया गया है, O2 का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो दिया गया है 16 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल जब हम ज्ञात करेंगे, 1 मोल का द्रव्यमान जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 2, क्योंकि 16 गुणे 2 16 दूना हो जाएगा 32। ठीक है, उसी तरह जब 2 मोल का हम ज्ञात करेंगे तो 2 मोल का क्या हो जाएगा 2 गुणे 32 बराबर 64 ग्राम। कितना हो जाएगा 64 ग्राम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 64 ग्राम ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अगर अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को फिर से जा करके देखेंगे, ठीक है, रिपीट करके देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पिछली वीडियो को एक बार फिर से देखकर तब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को फिर एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, जब धातु की सतह से एक निश्चित एवं न्यूनतम डॉट डॉट का प्रकाश टकराता है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है। क्या होता है? आवृत्ति होती है, ठीक है, आवृत्ति का प्रकाश टकराता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिएगा आप लोग, और रिपीटेड भी है रेलवे ग्रुप डी 2022 में। तो पूछ रहा है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है 33, निम्न में से कौन सा क्रम विकिरणों की बढ़ती तरंगदैर्ध्य का सही क्रम है। तो विकिरणों के जो यहाँ पे किरणें दी गई हैं और उनके तरंगदैर्ध्य के अनुसार बढ़ने का क्रम क्या है वही यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को जिसको भी आंसर पता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अवरक्त किरणें, हरी किरणें, परावैंगनी किरणें, प्रबल किरणें, ठीक है, प्रबल एक्स किरणें। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 कह रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के प्रकाश की निम्न में से कौन से रंग की तरंग पदार्थ हरे पौधे द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाती है। तो हरे पौधे द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाने वाली तरंग कलर कौन से हैं? लाल तथा नीले रंग के तरंगदैर्ध्य हरे पौधे द्वारा अधिकतम अवशोषित होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हमारा कह रहा है, 35 कह रहा है, वह न्यूक्लियोटाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक यानी कि जेड, जिन जिन तत्वों के जो है परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक यानी कि जिनके परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन जो है बराबर होते हैं, ठीक है। उसी अनुसार एक होता है परमाणु यानी कि समभारिक, जिनके परमाणु भार जो है समान होते हैं उन्हें बोलते हैं समभारिक, यानी कि परमाणु भार क्या होते हैं? परमाणु भार समान होते हैं। जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समभारिक कहते हैं। और जिनके न्यूट्रॉन समान होते हैं उन्हें समन्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 कह रहा है क्वेश्चन हमारा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के होते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न परमाणु क्रमांक तथा भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 क्वेश्चन कह रहा है, बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है। तो बोर मॉडल किसकी व्याख्या कर सकता है? किसी भी परमाणु या आयन की जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक है उसका भी बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 कह रहा है हमारा कि हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान कितना है। हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान कितना होता है? 0.529 इंटू 10⁻⁻28 सेंटीमीटर हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान कितना होता है? 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 39 की ओर। 39 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान क्या होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान ऑप्शन ए इसका यानी कि Rn² इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र अपने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी आती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में आती है, परावैंगनी किरण के क्षेत्र में आती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास नियंत्रित किया जाता है। तो परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास नियंत्रित किया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा परमाणु कक्षक का अभिविन्यास नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने 42 क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन से कक्षक डंबलाकार होते हैं। देखिए यहाँ से आप लोगों को SPDF से क्वेश्चन आपके बार बार आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि S का जो कक्षक का आकार होता है वो होता है गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है S कक्षक का आकार। और P कक्षक का आकार जो होता है वो होता है डंबलाकार। ठीक है, डंबलाकार होता है। और उसी तरह F कक्षक का जो आकार होता है, F कक्षक का यानी कि पहले D देख लेंगे। ठीक है, तो D कक्षक का जो आकार होता है क्या होता है, वो जटिल होता है। क्या होता है, जटिल होता है, अधिक जटिल होता है, अधिक जटिल होता है। और F कक्षक का जो आकार होता है ये बहुत अधिक जटिल होता है। यानी कि एक मिनट इसका आकार देख लेंगे हम। तो S कक्षक का जो आकार होता है वो होता है गोलाकार। ठीक है, P कक्षक का होता है यानी कि डंबलाकार होता है। ठीक है, डंबलाकार होता है। D कक्षक का जो होता है उसमें देखिए इसमें 3 आकार के होते हैं। लेकिन जो F कक्षक का होता है इसमें कोई कोर नहीं होती, यानी कि इसमें अनगिनत कोर होती हैं। इसलिए F कक्षक को हमने कहा और अधिक जटिल होती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो डंबलाकार किसका आकार होता है, डंबलाकार जो है P कक्षक का आकार होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है 0 होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, आप लोगों को पता भी होगा ये चीज़ें कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 1H1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, परमाणु भार कितना होता है इसका, परमाणु भार इसका 1 ही है। तो परमाणु भार जब 1 हो जाएगा तो A माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस P हो जाएगा। तो 1 - 1 = 0। तो इसका 0 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में से कौन धनायन नहीं है। तो धनायन कौन से नहीं, सल्फेट आयन जो है वो धनायन नहीं होते। बाकी एल्युमिनियम +1 होता है। ठीक है, कॉपर +2 होता है। सल्फेट आयन ये धनायन नहीं है। बाकी जिंक Zn30 जो इसका परमाणु क्रमांक होता है ये भी धनायन है। लेकिन कॉपर सल्फेट जो होता है वो धनायन तत्व यानी कि यौगिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो 46 क्वेश्चन कह रहा है परमाणु नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण होते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, ये कोई परमाणु है, परमाणु का नाभिक है इसलिए। ठीक है, तो नाभिक में कौन कौन से प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ये मूव करते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समभारिक क्या होते हैं। तो समभारिक मैंने आपको अभी पहले जो है क्वेश्चन में यानी कि पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। तो समभारिक मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान द्रव्यमान। देखिए इस बातों का ध्यान दीजिएगा, समान द्रव्यमान वाले तत्व क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समभारिक। और उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं यानी कि जेड जो होता है वो क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। यहीं पे जो समस्थानिक होता है प्यारे मित्र, तो समस्थानिक में क्या होते हैं, समान परमाणु क्रमांक होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। लेकिन समभारिक जो होता है उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और द्रव्यमान संख्या उनकी समान होती है, उसे हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धनायन किस प्रकार बनते हैं। तो धनायन इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर बनते हैं। ठीक है जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, इसके पास मान लिया जाए 2 रुपया प्लस है और इसके पास -2 है। ठीक है, अगर ये 2 रुपया क्या कर दे रहा है, ये 2 रुपया किसी को दे रहा है, क्या कर दे रहा है, किसी को दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति को लीजिए, व्यक्ति ए है, इसके पास -2 है, ये 2 रुपया अगर किसी को दे देता है तो क्या हो जाएगा, ये ऋण मुक्त हो जाएगा। ठीक है, या ऋण मुक्त हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, यह उदासीन हो जाएगा, इसके पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन यहीं पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर हम क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, देखिए जब देखिए, हाँ मैंने जो आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके एग्जांपल दिया था, आप ध्यान दीजिएगा, ए और बी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ए है, ये इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके पास 4 रुपये है, तो ये 2 रुपये इसको क्या कर रहा है, ये माइनस कर दे रहा है, 2 रुपये दान कर दे रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ये धनायन बनाएगा। तो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। लेकिन यहीं पे जो बी है, ये 2 रुपये ले जा करके, यानी कि ए वाला 2 रुपया अपना ले जा करके बी को दे रहा है, तो बी क्या कर रहा है, बी अब 2 रुपये ए से ले रहा है, तो वो बनाएगा ऋणायन, यानी कि जो ऋण लेता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे बोलते हैं ऋणायन, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या अपने कोष से दूसरे कोष में भेजता है उसे कहते हैं धनायन। ठीक है, तो ऋणायन और धनायन इसका निर्धारण उसके अंतिम कोष में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसके बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो धनायन किस प्रकार के बनते हैं, तो धनायन जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धनायन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें ऋणायन कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 49 की ओर। क्वेश्चन 49 कह रहा है परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग से ज्ञात की जा सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था और पिछले क्लास में भी बताया था कि ए बराबर जो होता है इसके लिए P + N बराबर Z + N, यही आप लोग याद रखिएगा। इससे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम ईजिली तरीके से हल हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, परमाणु, एक मिनट, कि परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के, बस यही 2 बेसिक सूत्र आप लोग याद रखिए और सारे क्वेश्चन को एकदम हवा की तरह उड़ा दीजिए। ठीक है, इससे बेहतरीन आप लोग कोई नहीं बताएगा, एकदम इजी तरीके से और एकदम PYQ चैप्टर वाइज। आप लोग जितने भी लोग क्लास से जुड़ रहे हैं कंटिन्यू जुड़े रहिए। आप लोग के NTPC के एग्ज़ाम पास में हैं, जून में एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी होगी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी भी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास में जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यह कथन कि उपलब्ध उपकोषों में इलेक्ट्रॉन युग्म से पहले एक इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं डॉट डॉट द्वारा दिया गया है। तो यानी कि यह नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह नियम जो दिया गया है हुंड के नियम द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो 50 का
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में बस 25 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेगी। तो वहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थियरी दी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो करीब हम कम से कम एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसमें लगभग कुल मिलाकर 70 से 80 क्वेश्चन को हम करेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन भी एक भी ना छूट पाएँ। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे से रीड करिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोग कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो के कमेंट में ज़रूर कर देंगे। तो मैं आप लोगों को कमेंट पढ़कर आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाए रखिएगा। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।